Assalamu alaikum. In today's video we will be talking about the examples of exothermic reaction कि हमारे पास जो exothermic reactions होते हैं इनमें हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है। देखो कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें एग्जामिनर जो है ना ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन जो है नेचर में एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो हमारे पास है कंबशन रिएक्शन की। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? कंबशन इज बेसिकली बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, यानी कि अगर मैं एक जगह वैक्यूम क्रिएट कर दूं जहाँ ऑक्सीजन ना हो और वहाँ पे मैं आग लगाने की कोशिश करूँगा तो आग नहीं लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है जो बर्निंग के लिए चाहिए, कंबशन के लिए चाहिए बेसिकली। तो जो कंबशन है दैट इज बेसिकली बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सबसे कॉमन एग्जांपल जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है वो कंबशन रिएक्शन ही है। कोई भी चीज़ बर्न होती है तो जाहिर है अगर मैं उसके पास खड़ा होऊंगा, कोई चीज़ बर्न हो रही होगी तो वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कोई चीज़ जल रही है उसके पास खड़ा हो तो ठंडी हवाएं आ रही है। तो भाई गर्म हवाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है जो हमें फील होती है। So there are many examples of exothermic reaction, but the most common is the combustion reaction, especially combustion of fuels, क्योंकि हम normally fuels की ही combustion कर रहे होते हैं, ठीक है। कोयला भी अगर हम बर्न कर रहे हैं तो जाहिर है उसको एक सोर्स ऑफ फ्यूल के तौर पे उसको हम बर्न कर रहे होते हैं। ज़्यादातर कोई भी चीज़ हम बर्न कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर फ्यूल्स ही हैं जिसको हम बर्न कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उनकी ही कंबशन कर रहे होते हैं। सो कंबशन इज द बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन जो है ना या तो ये कंप्लीट होती है या तो ये इनकम्प्लीट होती है। अब कंबशन का कंप्लीट होना और इनकम्प्लीट होने से मतलब क्या है, और हमारे पास कब कंप्लीट कंबशन होती है और कब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, और दोनों में से बेहतर क्या है, क्या होना चाहिए। तो देखो कंबशन जो है ना ये तो डिपेंड कर रही है कि उसको ऑक्सीजन जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, इसकी बेसिस पर ये चीज़ डिपेंड करती है कंबशन कंप्लीट होगी कि इनकम्प्लीट। अगर हम चाहते हैं ना कि कंप्लीट कंबशन हो, यानी कि कंप्लीट कंबशन से मतलब क्या है कि अगर मैंने एक सोर्स ऑफ फ्यूल है उसको मैं बर्न कर रहा हूँ तो वो पूरी तरह बर्न हो, उसको बर्न होने पे जितनी हीट एनर्जी रिलीज करनी चाहिए वो इतनी हीट एनर्जी रिलीज करे, ठीक है। यानी कि वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जितनी हीट एनर्जी उसको रिलीज करनी चाहिए वो उतनी करे, पूरी तरह बर्न हो जाए। इसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। और ये कब होती है? जब आप उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करो जितनी उसको चाहिए कंप्लीटली कंबस्ट होने के लिए, या आप उससे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। यानी कि अगर आप एक्सेस में ऑक्सीजन या उतनी ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे ना जितनी उस फ्यूल को बर्न होने के लिए चाहिए, तो वो फ्यूल पूरी तरह बर्न हो जाएगी, उसकी कंप्लीट कंबशन हो जाएगी। और अगर आप ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोवाइड करो, यानी कि जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए आप उससे कम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो कंबस्ट होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगी, कंबशन इनकम्प्लीट होगी, यानी पूरी तरह कंबशन उसकी नहीं होगी। तो कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन में से होना क्या चाहिए, बेहतर क्या? बेहतर आपके पास है कंप्लीट कंबशन, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसले हैं। पहले कंप्लीट कंबशन की बात करते हैं कि भाई कंबशन कंप्लीट ही क्यों होनी चाहिए। देखो कंबशन अगर कंप्लीट होगी तो सबसे पहली चीज़ कि आपका फ्यूल ज़ाया नहीं होगा। फ्यूल को जितना बर्न होना चाहिए, जितना हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उतना वो बर्न हो जाना चाहिए, और जितना वो बर्न होगा उतनी ही वो ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगी, कंप्लीट कंबशन नहीं होगी, तो जाहिर है फिर हमारे पास जो फ्यूल है वो ज़ाया होगा, वो उतनी एफिशिएंसी से हीट एनर्जी जनरेट नहीं कर सकेगा जितनी हमें चाहिए। तो कंप्लीट कंबशन में एक तो हमारे पास यही है कि भाई कंप्लीट कंबशन जो है इसके अंदर आप जब एक चीज़ कंप्लीटली बर्न होगी तो वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से मैक्सिमम इसको जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए उतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और ये काम इनकम्प्लीट कंबशन में नहीं होता। इनकम्प्लीट कंबशन में एक तरीके से आपका जो सोर्स ऑफ फ्यूल है वो ज़ाया हो रहा होता है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो एक और मसला है कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में, अगर हम देखें तो कंप्लीट कंबशन जब आप करते हो ना तो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में आपके ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए, डायरेक्टली लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। तो इनकम्प्लीट कंबशन से पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं,
कंप्लीट कंबशन से भी हो सकता है कि पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो, लेकिन वो फिर ऐसे पोल्यूटेंट्स नहीं होंगे जो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कार्बन की कंबशन की। कार्बन की कंबशन हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिसके साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही होगी, जाहिर है कंबशन है। नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनकी ही कंबशन हो रही है, यही बर्न हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि जहां पे मैंने लिखा है कंप्लीट कंबशन, जो इक्वेशन कंप्लीट कंबशन की है, वहां पे जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन की कंबशन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जबकि इनकम्प्लीट कंबशन में भी कार्बन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हो रही है। और साथ में मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इनकम्प्लीट कंबशन में एक और पॉसिबल आउटपुट होता है कार्बन की। अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन की बात करें तो कार्बन सूट ये एक चीज होती है जो प्रोड्यूस होती है अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। तो अगर आप कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन देखो कार्बन की, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी डेफिनेटली एक पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो ह्यूमन बॉडी को या कोई भी लिविंग थिंग को डायरेक्टली डैमेज नहीं करता। हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर भी लेते हैं, उसको बाहर भी निकाल देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऐसा डैमेज नहीं करती। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पोल्यूटेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो इरादा है ना वो आपको डैमेज करने का है ही नहीं। इसके बड़े प्लान्स हैं, इसके आगे के फ्यूचर के प्लान्स हैं, ये आपकी नस्लें बर्बाद करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी एक रीजन जो है, एक सबसे बड़ा रीजन जो गैस है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम कुछ आज के टाइम में जो है ना प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लेकिन डेफिनेटली अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कुछ 50-60 साल बाद शायद एक बहुत बड़ा मसला बन जाए। तो डेफिनेटली एक आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग फिर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट क्यों नहीं समझते? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सच अ पोल्यूटेंट जो कि नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कुदरती एक चीज ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है, और वो है प्लांट्स, ट्रीज वगैरह, जो ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ सोर्स फॉर फूड यूज करती है, जैसे कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम एटमॉस्फेयर में कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक नेचुरल तरीका है कि आप प्लांटेशन बढ़ा दो, आप ट्रीज ज़्यादा लगाओ, प्लांट ज़्यादा लगाओ, ग्रीनरी बढ़ा दो। तो इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं समझते, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड नेचुरली। फिर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने की, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन में प्रोड्यूस हो रहा है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये तो एक पॉइजनस गैस है भाई। ये तो अगर एक डायरेक्टली कोई लिविंग थिंग के साथ कांटेक्ट में आ रही है तो ये तो मार देती है। इसका एक बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, ये डेथ तक ले जाती है मामलात को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये एक ऐसी गैस है जो अगर कोई इंसान डायरेक्टली इनहेल कर लेगा, अगर वो 1-1.5-2 मिनट तक इनहेल करता है तो ब्रेन जो हमारा है ना उसको एक्चुअल में ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन वो 1-1.5-2 मिनट तक अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करेंगे तो ब्रेन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती रहेगी, और फिर इवेंचुअली क्या होगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग डेथ बाय सफोकेशन कहते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ लिखी हुई है कार्बन सूट, कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है तो कार्बन सूट भी प्रोड्यूस होता है। कार्बन सूट क्या होता है? कार्बन के छोटे छोटे अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब जाहिर है कि अगर कोई इंसान के आसपास एटमॉस्फेयर में कार्बन सूट के पार्टिकल्स हैं, वो सांस लेगा तो उसके सांस लेने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर ये कार्बन सूट के पार्टिकल्स जाएंगे, लंग्स पे जाके डिपॉजिट होंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो कार्बन सूट की एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते भी हैं, वो ये है कि घर में हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि पतीले जो हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, जो कंटेनर है जिसमें हम खाना पका रहे हैं, जो स्टोव पे रखा गया है, चूल्हे पे, तो उनमें ना अक्सर नीचे कालक आ जाती है कि आपने एक कंटेनर रखा हुआ है, स्टील का भी कंटेनर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो सरफेस है जो स्टोव के ऊपर डायरेक्टली जो फ्लेम के साथ कांटेक्ट में होता है उस पर कालक आ जाती है, एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, जिसको आप हाथ से हटाओ तो वो लेयर आपके हाथ पे भी चिपक जाती है, पानी से धो तो धुल भी जाती है। दैट्स बेसिकली कार्बन सूट। वो कार्बन की जो एक लेयर बेसिकली आपके
यूटेंसिल पे कंटेनर के नीचे आ गई है इसकी बॉटम पे, तो वो कार्बन सूट है। और इस तरह के ये जो छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होते हैं अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम होती है। बाकी हमारे पास एक स्टेटमेंट यहाँ लिखी भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन सूट आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस एंड कैन लीड टू डेथ बाय सफोकेशन। फिर हमारे पास यहाँ एक और इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी विच इज बेसिकली कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग H2O इन गैस फॉर्म विच इज स्टीम, और साथ में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की कंबशन की हुई है। हाइड्रोजन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल। इसकी दो वजह है। पहली वजह, आप देखो कि हाइड्रोजन जब कंबस्ट हो रहा है, यानी मैं जब हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के तौर पे बर्न कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट में बन रहा है H2O। H2O as we know of is an environmental friendly substance। अगर एटमॉस्फेयर में H2O की क्वांटिटी बढ़ गई, मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ भी गई, तो हमें कोई नुकसान नहीं है। तो हाइड्रोजन की कंबशन में एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा, हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली कंबस्टेबल। और हाइड्रोजन को हम बेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आप एक थोड़ी सी क्वांटिटी में भी यूज करो, थोड़ी सी भी क्वांटिटी में उसको बर्न करो, तो उसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करती है। तो अगर वो थोड़ा सा भी यूज होगा और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो हमारे लिए तो फायदे वाली बात है। लेकिन हम फिर भी हाइड्रोजन को कमर्शियल लेवल पे एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इट्स एन एक्सपेंसिव फ्यूल। ये एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को कमर्शियल लेवल पे यूज़ नहीं करते। हाइड्रोजन ऐसे एक प्रोसेस जो हमें पता है एवरीडे लाइफ की एक चीज़ कॉमन जिसके बारे में हमें पता है, उनमें कहाँ पे हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ होता है, रॉकेट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में। कोई भी चीज़ जो आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी एटमॉस्फेयर में भेजनी है, उनमें जो आप देखते हो कि वीडियोज़ वगैरह में भी कि भाई बर्निंग हो रही होती है। अगर एक आप जो है स्पेस क्राफ्ट रॉकेट किसी को भी ऊपर भेजना चाहते हो, तो एक बर्निंग होती है, तो वो बर्निंग हाइड्रोजन फ्यूल के तौर, मतलब हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करके वहाँ पे बर्निंग हो रही होती है, तभी इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से रॉकेट या स्पेस का जो भी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाकर एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है। तो हाइड्रोजन के बारे में यही कुछ बातें लिखी हुई हैं। हाइड्रोजन गैस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल बिकॉज द प्रोडक्ट इज वाटर विच इज़ वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट एनर्जी। हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल इज वेरी एक्सपेंसिव। हमारे पास जो नॉर्मली फ्यूल्स होते हैं ना, फ्यूल्स का हमें पता है कि भाई देखो फ्यूल बेसिकली जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट जो लाजमी है वो तो कार्बन है, और दूसरा एलिमेंट जो नॉर्मली ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है वो हाइड्रोजन है। तो फ्यूल्स जो है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उनमें जो दो कॉमन एलिमेंट्स हैं हर तरह के एक ऑर्गेनिक फ्यूल में, वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो मैनी फ्यूल्स यूजुअली कंटेन बोथ द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे पास जो सबसे कॉमन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज होता है वो मीथेन है, CH4, द मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, घर में। घर में जो आपके पास नेचुरल गैस आ रही है स्टोव पे, चूल्हे पे, वो नेचुरल गैस में जो मेन कंटेंट है वो मीथेन गैस का ही है, इसलिए हम नेचुरल गैस को भी मीथेन ही कहते हैं। तो मीथेन जो है इट्स अ नेचुरल गैस, और ये जो है एक ऐसी फ्यूल है जो आप बर्न करते हो उस फ्यूल को, मीथेन को एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स। रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए मीथेन एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फ्यूल है, हम घर में एवरीडे लाइफ पे यूज़ भी करते हैं। मीथेन की कंबशन की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2 and heat energy is released। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आप देख सकते हो CH4 वाली मीथेन की कंबशन की, ये एक बहुत कॉमन इक्वेशन है जो आपको पास पेपर्स में भी देखने को मिलती है। और कोई भी चीज़ की जब आप कंबशन करते हो ना, तो एक बात याद रखनी है कि उसका जो प्रोडक्ट है या उसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमेशा उस चीज़ के ऑक्साइड होते हैं। मैं जिस चीज़ को बर्न करूंगा, जिस चीज़ की मैं कंबशन करूंगा, एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उसी सब्सटेंस के ऑक्साइड्स होंगे। जैसे अगर मैं सल्फर की कंबशन करूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने मीथेन की कंबशन की है।
मीथेन में दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की सेपरेटली यहाँ पे कंबशन हो रही होती है, सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो जब CH4 का कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कंबस्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। CH4 का जो हाइड्रोजन है, ये जब सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये H2O बनाता है। ठीक है, तो H2O भी बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड ही तो है, लेकिन हम उसको कहते हैं वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड है। तो आप ये देखो कि जो भी चीज़ की आप कंबशन करते हो, जैसे हमने CH4 की है, तो हर कंबशन जो भी हम करते हैं उसके अंदर हमारे पास जैसे CH4 की कंबशन यहाँ हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो कोई भी चीज़ की हम जब कंबशन करते हैं तो उनके ऑक्साइड्स ही बनते हैं, और यही बात यहाँ लिखी हुई है, दैट कंबशन प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स बीइंग बर्न। ठीक है, तो ये हमने जो एग्जांपल डिस्कस की, दिस एग्जांपल इज बेसिकली ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।